बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रियाब इरफान। असल पाकिस्तान ने आलमी सफारतकारी में बड़ी कामयाबी समेट ली है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के हालिया दौरा अमेरिका के दौरान वाशिंगटन ने BLA और मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द तंजीमें करार दे दिया है। ये फैसला न सिर्फ पाकिस्तान के दरीना मौक़िफ़ की आलमी सतह पर तौसीक है, बल्कि भारत के प्रोपेगेंडे और रियासती पुश्तपनाही में होने वाली दहशतगर्दी को भी दुनिया के सामने बेनकाब करता है। फील्ड मार्शल की जामे हिकमत अमली दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन से लेकर नए मौशी तजारती माहिदों तक पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात में हैरान कुन बेहतरी का बाइस बनी, जिस पर भारत मातम कना और दांतों में उंगली दबाए हुए है। फाइनेंशियल टाइम के मुताबिक पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में गैर मुतवक्के बेहतरी आई है, जिसने भारत को शदीद परेशान कर दिया है। फील्ड मार्शल ने रवा साल अमेरिका के 2 अहम दौरे किए। सदर ट्रंप के साथ निजी तौर पर 2 घंटे से ज़ायद की मुलाकात, फ्लोरिडा में अमरीकी सेंट्रल कमांड की तकरीब में शिरकत और दहशतगर्दी के खिलाफ अमली ताउन फ्राहम करना सब फील्ड मार्शल की जाती काविशों और इस सिफारतकारी का कामयाबी का हिस्सा है। दूसरी जानिब सियासत के महाज पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसलसल कन्फ्यूजन का शिकार दिखाई दी। तहरीक इंसाफ ने पहले 14 अगस्त को एहतजाज का ऐलान किया, लेकिन अब 14 अगस्त को एहतजाज के बजाय जश्न आज़ादी बनाने का ऐलान कर दिया है। पार्टी क़यादत का कहना है कि यह दिन कायदे आज़म की जीत और हकीकी आज़ादी के अज़्म की तजदीद के तौर पर मनाया जाएगा। ताहम हुकूमत की जानिब से रैलियों की इजाज़त देने या ना देने का फैसला ताहाल बाकी है। उधर मईशत के मैदान में ख्वाजा आसिफ के हालिया बयान के बाद IMF भी मैदान में आ गया है। बासर अफराद की डेटा तक महदूद रसाई और छोटे इदारों में स्क्रीनिंग टूल्स की कमी पर शुकूक व शुबहात का इजहार करते हुए आलमी इदारे बदउनवानी के खात्मे और अवामी ओहदों के गलत इस्तेमाल को रोकने पर जोर दे रहा है, जबकि ख्वाजा आसिफ ने ताकतवर ब्यूरोक्रेट्स की जायदादों से मुताल्लिक नाम लेने का इंदिया देकर एक नया तनाज़ा खड़ा कर दिया है। आज इन्हीं टॉपिक्स पर मुझे ज्वाइन कर रहे हैं तज्ज़ियाकार रिजवान रशीद साहब, सलमान आबिद साहब, अनवर रज़ा साहब और मोहम्मद नशाद अली साहब प्रोग्राम में मेरे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं US स्टेट की तरफ से आने वाले इस नोटिफिकेशन के मुताबिक, जो कि रात गए आया और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया। आपसे आगाज करूंगी सलमान साहब, मुझे बताइएगा ये जो इंडियन प्रॉक्सीज को अब दुनिया भर में दहशतगर्द तंजीम करार दिया जाएगा, बल्कि करार दे दिया गया है, मुझे ये बताइएगा पाकिस्तान की किस हद तक कितनी बड़ी सिफारती कामयाबी गर्दाना जाए, और इसके बाद का जो अब प्रोसीजर होगा वो हमारे नाज़रीन के रहनुमाई के लिए भी बताइएगा कि क्या वजह है कि हम इस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं इस अंदाज से। देखिए, पहली बात यह है कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में जो बदएतमादी थी वो एक बहुत बड़ी एतमाद साजी में बहाल हुई है। और जिस तरह से पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में अब हम गर्मजोशी देख रहे हैं और जिस तरह से फील्ड मार्शल में और ट्रंप के दरमियान ताल्लुकात इस्तवार हुए हैं, मैं ये समझता हूँ कि भारत के अंदर जो वावेला मचाया जा रहा है या जो इस वक्त वो सीखपा है या जो उनको तकलीफ़ है, वो बुनियादी तौर पे बड़ी जनमन है। क्योंकि देखिए ना, हम तो ये कहते रहे कि अमेरिका जो है उसका स्ट्रेटेजिक पार्टनर भारत है और भारत ये कहता रहा कि हमारा जो बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है वो अमेरिका है। अब जब ताकत का तवाज़न बदला है और अमेरिका का झुकाव पाकिस्तान की तरफ हुआ है, तो भारत के लिए परेशानी तो होनी चाहिए थी। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये कि हमने अपने कार्ड बहुत अच्छे खेले हैं। यानी ये जो पहालिया पाक भारत कशीदगी थी, इसके बाद जो हमने सफारती महाज पे, सियासी महाज पे, इबलाग के महाज पे, अस्करी महाज पे जो कामयाबी हासिल की, उससे सफारती दुनिया में हमारे लिए नई पॉसिबिलिटीज़ जनरेट हुई। और फिर पाकिस्तान और भारत के बारे में जो ये तसव्वुर था कि शायद भारत एक बड़ा ताकतवर मुल्क है और पाकिस्तान उसका मुकाबला नहीं कर सकेगा, वो परसेप्शन भी टूट गया और एक तवाज़न जो है खित्ते की सियासत में पाकिस्तान और भारत के दरमियान पैदा हुआ। और फिर आलमी दुनिया के अंदर किसी ने भी भारत के नैरेटिव को तस्लीम नहीं किया। और आज भी जब भारत बहुत सारी सवालात उठा रहा है, तो उसको अब आलमी दुनिया तो छोड़े, उसकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में वो जो अपोजिशन जमाते हैं वो इसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए मोदी इस वक्त सियासी तौर पे तनहा नज़र आते हैं, परेशान नज़र आते हैं। वो चीन का दौरा भी करने वाले हैं, वो अमेरिका के साथ ताल्लुकात को दोबारा से इस्तवार भी करना चाह रहे हैं, लेकिन जो माशी पाबंदियाँ, टैरिफ उस वक्त हिंदुस्तान में लगा है, उस पर बहुत ज़्यादा परेशानी है। और जो सबसे ज़्यादा इंटरनल भारत के अंदर सवाल उठाया जा रहा है कि ये जो मोदी की खामोशी है, इसके पीछे क्या वजह है। यानी अमेरिका बार बार ये कहता है कि हमने मोदी की कॉल के ऊपर ही सब कुछ किया, लेकिन मोदी इसकी तरदीद करने के लिए तैयार नजर नहीं आते। तो मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि पाकिस्तान ने सफारती महाज पे जो कामयाबियाँ हासिल की हैं, उसने पाकिस्तान के लिए रीजनल पॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में नए सियासी इम्कानात, माशी इम्कानात पैदा किए हैं। अब आप देखिए ना सिर्फ सियासी मामला,
बल्कि ये जो ट्रेड के मामलात हैं हाँ जी, और ये जो बिल्कुल, कहाँ एक डिफेंस तरफ के मामलात 50% हैं, टैरिफ इंडिया पे है, वहीं पर 19% तो ये पाकिस्तान। बहुत बड़ी जीत है पाकिस्तान की इस हालिया तनाजुर के अंदर। और मैं ये समझता हूं कि अमेरिका जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ आया है, उससे बेशुमार यूरोपीय ममालिक भी अब पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं और पाकिस्तान को वो इग्नोर करने की पोजीशन में नहीं है, रूल आउट करने की पोजीशन में नहीं है। इसलिए जो बैलेंसिंग है वो पाकिस्तान के हाथ में। एक और आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, जो ब्रिज है यानी ईरान और इसराइल और अमेरिका के दरमियान, उस ब्रिज के अंदर भी पाकिस्तान का कलीदी रोल है। और बल्कि एक जिसे कहते हैं ना, इस ब्रिज के तौर पर वो देखा जा रहा है कि जहां जहां कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वहां पाकिस्तान एक बड़ा कलीदी किरदार अदा कर सकता है उस कॉन्फ्लिक्ट को मिनिमाइज करने में। तो मैं समझता हूं कि इस हालिया कामयाबियों में यकीनी तौर पर हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, यकीनी तौर पर हमें अपनी इस अचीवमेंट को सेलिब्रेट करके साबित करना चाहिए कि पाकिस्तान ने जितने भी कार्ड खेले वो बड़ी कामयाबी से उस पर हमने अपने कार्ड खेले और उसके नताइज भी पाकिस्तान के हक में आए, रियासत के हक में आए और दुनिया में पाकिस्तान का नाम जो है वो बेहतर हुआ है। यकीनी तौर पर नौशाद साहब, कहाँ भारत ही तुला हुआ था दुनिया को ये यकीन करवाने पर, झूठा प्रोपेगेंडा बेच के कि पहलगाम वाकये में पाकिस्तान का हाथ था। तो जहां एक तरफ दुनिया ने उस प्रोपेगेंडा को बाय नहीं किया, वहीं पर अब यूएस की तरफ से ये क्या कहते हैं नोटिफिकेशन का मंजरेआम पर आ जाना कि BLE फितनतुल हिंदुस्तान और मजीद ब्रिगेड पर अक़वाम मुत्तहिदा से भी अब पाबंदी लगवाने की कोशिशों में हमें आगे आगे होना चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की आज की स्टेटमेंट है। तो पाक अफवाज ने तो अपना काम कर दिया और फील्ड मार्शल साहब भी माशाल्लाह वो हर दूसरे तीसरे दिन हमें कोई ना कोई नई खबर जो है वो अच्छी सुना रहे होते हैं। तो ये बताएगा अब जो हमारी सिविल क़यादत है उनके ऊपर मजीद और कितनी जिम्मेदारी आयद हो चुकी है कि अब चूंकि हालात अगर हमारे लिए साजगार हो रहे हैं तो मजीद हम उनसे किस हद तक फ़ायदा उठा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, फ़ायदा ही उठाने की ज़रूरत है। अभी सलमान साहब ने आपको तफसील से ये बात बताई जी। प्रॉब्लम कहाँ थी। प्रॉब्लम ये थी कि पाकिस्तान जो कहता था वो दुनिया उसे कबूल नहीं करती थी क्योंकि उनकी आंखों पे भारत की ऐनक चढ़ी हुई थी। अब ये जो मामला है इस वक्त हमारे सामने, इसमें एक जो बड़ा मेजर फैक्ट है ना वो ये है कि ये जो पाक भारत जंग है ये उसका ट्रिगरिंग पॉइंट जरूर था, लेकिन जो कनाडा के वजीर आजम ने, जस्टिन ट्रूडो ने जो आवाज उठाई थी वो उसका पहला पॉइंट था जिसने दुनिया को ये ऐनक उतारने में जो है ना वो कह लीजिए हेल्प आउट किया कि ये ऐनक जो इंडिया ने चढ़ाई हुई है कि वो पाकिस्तान को दहशतगर्द मुल्क करार दिलवाने के चक्कर में वो जो कुछ कर रहा है पूरी दुनिया के अंदर और जो पाकिस्तान में खुद दहशतगर्दी का मुर्तकब हो रहा है, वो सारी चीजें जो हैं वो सामने आना शुरू हो गई। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप जब कोई गुत्थी सुलझाते हैं और एक सिरा हाथ लग जाता है। वो सिरा कनाडा से हाथ लगा और जब उसको खोला गया तो पता चला कि ये जो इंडिया है वो अपनी चौधराहट इस खित्ते में कायम करने के लिए किसी भी हद से गुजरने को तैयार है और वो किसी भी मुल्क में कुछ भी करने को तैयार है। एक दिलचस्प शायद कह लीजिए, ये मेरा तज्जिया है, इसको खबर मत समझिएगा। जो एक्वलेन इस्तेमाल हो रहा था ना, 5 आइज का जो एक जैसे कहते हैं एक तरह का सिस्टम डेवलप्ड है। जी जी। फ्रांस, जर्मनी, जापान, जनूबी कोरिया और भारत उससे फायदा उठाते थे, अदर देन दोज 5 कंट्रीज। और मेरी ये राय है कि यकीनन ये जो कनाडा के अंदर टारगेट किलिंग, बरतानिया में या अमेरिका में कोशिश की गई, ये उस एक्वलेन सिस्टम को इंडिया ने इस्तेमाल करने की कोशिश की थी और उसके जरिए जो इंटेलिजेंस हासिल करके जो कुछ करने की कोशिश की, वो चीजें जो हैं वो खुल गई कि भारत जो अपने आप को अमेरिका का डिफेंस पार्टनर बनवाने में कामयाब हो गया था 2016 में शायद, तो उसको इस्तेमाल किया है। और जब 2016 के बाद वो डिफेंस पार्टनरशिप को इंडिया ने इस्तेमाल किया अपनी चौधराहट के लिए, तो ये चीजें जो हैं ये पूरी दुनिया के सामने इसके ताने बाने खुल गए। अब आ जाए BLA की तरफ। देखिए, BLA जो है वो रास्ता था जो अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान में हर तरह की दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो रहा था जी। ऐसा नहीं था कि TTP उससे लिंक नहीं थी, ऐसे नहीं कि कोई और जो टेररिस्ट ग्रुप जो है वो उससे लिंक नहीं था। ये सारे अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक ये इन्होंने एक नेक्सस कायम कर लिया हुआ था पाकिस्तान में और ये एक दूसरे को सपोर्ट करते थे। इवन ये जो है ना ये कच्चे के डाकुओं तक मामला चला जाता। अब इन जो BLA था, चूंकि वो इंटरनेशनली जो इंडिया क्लेम करता है कि वो बलोचिस्तान के अंदर बिल्कुल स्ट्रेट, उनकी मीडिया, उनकी फिल्म्स, उनके ड्रामों में क्लियर है कि वो बलोचिस्तान के अलहदगी की पसंद तंजीमों को सपोर्ट करते थे। आप सोचिए ना कि गैस पाइपलाइनों पर हमला करने वालों ने
एकदम जो है वो उनके पास नाइट विजन्स हैं, वो एक दुनिया की बेहतरीन अफवाज कंसिडर की जाने वाली जो पाक अफवाज हैं उन पर हमले कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। उनके पास चौकियों के जो है ना वो चीजें हैं। गवादर जो होटल पे हमला कर लिया, कराची में जो चीनियों पे हमला हुआ है ना, वो बड़ा जिसे कहते हैं आई ओपनिंग था, क्योंकि उसके अंदर बहुत सी इंटेलिजेंस इन्वॉल्व थी और उन चीनियों की आमद को खुफिया रखा गया हुआ था, यानी किसी लोकल हुकाम के पास नहीं था। तो ये जो सारा एक सिस्टम डेवलप हुआ था, इसकी सारी ट्रेनिंग, इसकी फंडिंग और इसमें इसके लिए जो वेपन सप्लाई हो रहे थे, ये बेसिकली बीएलए के थ्रू हो रहे थे। और मजीद ब्रिगेड जो है उसका जो सुसाइडल जिसे कहते हैं विंग है, वो इतनी बड़ी कार्रवाइयां करने लग गया था कि दुनिया के लिए भी हैरान कौन था। आप देखें ना, ट्रेन के को काबू कर लेना और ट्रेन के ऊपर हमला करना, तो ये जब टूटा है तो अब आप ये भी सोचिए कि दुनिया के पास ये जो शवाहिद पाकिस्तान ने देने के बाद इंडिया को अब जो प्रॉब्लम्स आएंगी आने वाले टाइम के अंदर, कि ये जो कुछ वो करता रहा है माजी में, ये अभी उसने चले फिलहाल अब इंडिया को क्या मुसीबतें दरपेश होंगी उसको एक साइड पे रखते हैं निशात साहब, पाकिस्तान को फिलहाल अभी और क्या कुछ करने की जरूरत है, या हमें यहाँ पे रिजवान रशीद साहब इस दहशतगर्द तंजीम करार दिए जाने के बाद अमेरिका की तरफ से आपको लगता है कि अब बलूचिस्तान में जो है वो अमन का क़याम मुमकिन हो पाएगा, या अभी भी हमें फ़िलहाल कुछ और मज़ीद करने की ज़रूरत है? मामला जो है सिर्फ इतनी आसानी से हल होने वाला नहीं है। जी देखिए, भले 1 करोड़ आबादी नहीं है हमारे बलूचिस्तान की, लेकिन बलूचिस्तान में अमन तब ही आएगा जब हम वहाँ पे सिविल एस्टेब्लिशमेंट देखेंगे, हम वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट देखेंगे, हम वहाँ पे जो मिनरल्स निकल रही होंगी उसको लोकल लोगों के ऊपर उसका कुछ हिस्सा लगते हुए देखेंगे। और बलूचिस्तान का अमन जो है वो आएगा, लेकिन उसके लिए रास्ता थोड़ा सा कठिन भी है और थोड़ा सा लंबा भी है। मैं आपकी तवज्जो दिलवाना चाह रहा हूँ जुलाई के डेटा के ऊपर। अच्छा, ये जो भारत के ऊपर 25% और हमारे ऊपर 19% जो टैरिफ का इतलाक हुआ है, ये 7 या 8 अगस्त को हुआ है। लेकिन जुलाई में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स टेक्सटाइल की जो है, मैं सिर्फ टेक्सटाइल की, उनमें 33.7% या आप 34 कह लें, 34% इजाफा हुआ है। और इसमें से मेजर शेयर जो हमारा गया है वो अमेरिका गया है। इसका मतलब है कि वहाँ के इंपोर्टर और बिजनेसमैन को पहले ही इस बात की इंडिकेशन कर दी गई थी कि इस हफ्ते आप इस साल आपने इंडिया के अलावा भी टेक्सटाइल के अंदर स्टेक लेना है। टेक्सटाइल का जो शोबा है या उसका जो सर्कल है वो ऐसे चलता है कि जनवरी और फरवरी में मुख्तलिफ जगहों के ऊपर ट्रेड एग्जीबिशंस होते हैं, उनमें ऑर्डर्स बुक होते हैं, फिर धागे के ऑर्डर्स बुक होते हैं, फिर कपड़ा बनवाया जाता है, फिर उसकी रंगाई होती है, फिर कटाई और सिलाई के बाद जुलाई से उसकी सप्लाईज होती हैं उस कपड़े की जिसकी पीक होनी होती है क्रिसमस के मौके के ऊपर। तो जैसे ही इस साल जुलाई में सप्लाईज शुरू हुई हैं तो वो पिछले साल के मुकाबले में 34% ज़ायद हुई हैं। अभी सिर्फ अमेरिका की तरफ से टैरिफ लगे हैं और पाबंदियां लगी हैं। अभी यूरोपियन यूनियन ने स्टेटमेंट तो दे दी है, लेकिन उसका अभी रिस्ट्रिक्शंस आनी है। देखिए, मैं इसमें सबसे बड़ा जो रोल समझता हूँ या जो डिसाइसिव रोल है वो 10 मई का है। और 10 मई को जो कमान कर रहे थे जनाब हाफिज सैयद आसिम मुनीर शाह साहब, फील्ड मार्शल, उनका है। और इसीलिए वो इस वक्त ट्रॉफी है जी, वो वॉर ट्रॉफी है, विनिंग वॉर ट्रॉफी है। तो उनको या तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब लेके घूम रहे होते हैं या वो अकेले भी फिर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं जा रहे होते हैं। तो वो जो ट्रॉफी की हैसियत होती है ना, जैसे देखिए ना वर्ल्ड कप को जीत के आता है तो वो वर्ल्ड कप मतलब कि वो पहले हम उस ट्रॉफी को बुला के तो पूरे शहर के अंदर बगियों का जुलूस निकाला करते थे। सलमान साहब विल बेयर मी आउट कि वो देखिए ये जो वर्ल्ड कप हम 92 में जीत के लाए थे, इसके देखें अब कितने बगियों वाले जुलूस निकले हैं लाहौर के अंदर, फैसलाबाद के अंदर, इस्लामाबाद, कराची के अंदर। क्योंकि तो इसी तरह वो इस वक्त हाफिज साहब का भी यही सिलसिला चल रहा है। एक बात। दूसरी बात यह है कि भारत इस सिचुएशन को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है।
आज भी तो अनफॉर्चुनेटली मैं कहते हुए भी मुझे मैं कहते हैं ना कि मुंह में खाक, लेकिन सर हमें किसी न किसी मिस एडवेंचर के लिए भी फिर तैयार रहना होगा, जी, क्योंकि जी, जिस आज- हद जी, तक सिचुएशन हाँ। तंग होती चली जा रही है भारत के लिए, इकोनॉमी पर्सपेक्टिव में देख लें, डिफेंस पर्सपेक्टिव में देख लें, इंटरनेशनली आप खारजा पॉलिसी को देख लें, लोकसभा के मामला देख लें, हाँ जी, हाँ जी, तो हाँ गुस्सा किसमें निकलेगा? पड़ोसी पे। जी जी पड़ोसी पे। लेकिन अब मसला ये है कि वो आगे से फोर्सेस भी तो कहती हैं ना कि हम उनसे निपटने के लिए तैयार नहीं है। आज भी देखें नोटम लिया हुआ है ठीक। और समंदर के अंदर लिया हुआ है, और इस वक्त दोनों लाइव फायरिंग कर रहे हैं, इंडियन नेवी भी और पाकिस्तान नेवी भी, और दोनों के दरमियान सिर्फ 100 नॉटिकल माइल का फर्क है, और ये कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। 2 दिन का ठीक। नोटम उनका भी है और हमारा भी है। भारत ने इंडिया के अंदर भी नोटम लिया हुआ है और हमारे तैयारे भी इस वक्त फिजाओं में हैं। सही। तो ये 2 दिनों के अंदर भारत ऐसी वैसी कोई हरकत कर जाए तो पता नहीं है। वे फिर कहा जा रहा है कि सितंबर के आखिर में आगे को वो कोई अटेम्प्ट करने का इरादा रखता है। ठीक है, ठीक है, पॉइंट आपका कि अनवर रज़ा साहब सारी बात आपने सुनी इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि भारत अभी भी जाहिर सी बात है कोई ना कोई दाग लगाए बैठा है कि वो कभी ना कभी कोई ना कोई मिस एडवेंचर जरूर करेगा, क्योंकि जब जिस मुल्क की वजह से, जिस मुल्क की कामयाब खारजा पॉलिसी की वजह से, डिफेंस पॉलिसीज की वजह से उसको भूख ही खाना पड़ रही है, जाहिर सी बात है वो चुप बैठने वालों में से तो है नहीं, कहीं ना कहीं पीठ पीछे वार जरूर करेगा। तो फिर मुझे ये बताइए, जहां पर एक तरफ उसकी सपोर्टिव और उसकी फंडेड तंजीम को दहशतगर्द ठहरा दिया जाए, तो आपको लगता है कि भारत के लिए कार्रवाई करना भी उतना ही आसान होगा कि जितना के लिए उसके लिए पहले था? क्योंकि जाहिर सी बात है अब ये डेटा जो है ये इस तंजीम के दहशतगर्दों के हवाले से दुनिया भर में तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास मौजूद होगा, तो भारत के लिए गैर मुल्की फंडिंग करना कोई इतना आसान मामला तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। ज़रिया, बहुत शुक्रिया। देखिए, बलूचिस्तान में अल मजीद ब्रिगेड और BLA के मुतालिक जो आलमी दहशतगर्द तंजीम करार दिया गया है, इसमें आप देखिए कि भारत को हजीमत का सामना करना पड़ा है। पाकिस्तान को तो अगर आप देखें कि फ़ायदा हुआ है, लेकिन आप देखें कि भारतीय फंडिड दहशतगर्द तंजीमें जो बलूचिस्तान के अंदर और बलूचिस्तान के बाहर पाकिस्तान भर में दहशतगर्दी के वाक़यात में इन्वॉल्व रही हैं। हम दुनिया भर को ये बताते रहे और हमारे पास इसके नाकाबिले जो तरदीद थे वो शवाहिद भी, एविडेंस भी हमारे पास मौजूद थे। हमने अक़वाम मुत्तहिदा में बहुत सारे डोजियर दिए। लेकिन अब अमेरिका की जानिब से आलमी दहशतगर्द इसे तंजीमें डिक्लेयर करने का मतलब ये है कि पाकिस्तान की जो हमेशा से ये बात रही है कि भारत पाकिस्तान के अंदर दारंदाजी कर रहा है और यहाँ पर पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए फंडिंग कर रहा है, दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है, इसको दुनिया ने तस्लीम किया। ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी सफारती सतह पर कामयाबी है। दूसरा, देखिए, ये उनको हजीमत का सामना करना पड़ा कि उनकी फंडिड जो तंजीम है वो अब एक्सपोज हो गए दुनिया भर के सामने कि पाकिस्तान जो अपना मौक़िफ़ इख्तियार किया हुआ था वो बिल्कुल दुरुस्त है, इसको दुनिया ने तस्लीम किया। दूसरी बड़ी अहम बात यह है कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जो कुर्बानियाँ दी हैं उससे ये साबित किया, माली और जान की कुर्बानियाँ अपनी जगह पर मौजूद, कि पाकिस्तान में खित्ते में क़याम अमन के लिए किरदार अदा किया है और पाकिस्तान ने उसकी बहुत बड़ी कुर्बानी भी दी है, कीमत अदा की है, इसको भी दुनिया ने तस्लीम किया। तीसरी बात पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है, बलूचिस्तान माइन एंड मिनरल से भरा हुआ है और इसमें आप देखिए कि हमें एक बड़ी क्लासीफाइड एक इन्फॉर्मेशन थी कि दुनिया भर के जो यहाँ पर बिलखसूस ईरान भारत और बाकी जो ममालिक है वो भी तमाम जो एजेंसीज हैं वो बलूचिस्तान के अंदर इन्वॉल्व रही हैं, जो पाकिस्तान मुखालिफ लोग हैं, जो ममालिक हैं। अच्छा, अब एक बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ था दुनिया उससे पहले बाय नहीं करती थी। फील्ड मार्शल ने जब हमने ये जंग जीती और उसके बाद हमने दुनिया को बताया कि पाकिस्तान जो पहले दिन से बात कर रहा था वो बिल्कुल दुरुस्त है, उस हमारे कहने को जब अब दुनिया ने तस्लीम किया, ये सफारती सतह पर कामयाबी, दिफाई सतह पर हमारी आपने अल्हम्दुलिल्लाह देखा कि जिस तरह हमने भारतीय जारियत को नाकाम किया। अब आपका जो बुनियादी सवाल था, देखिए इंडिया अगर इस वक्त एडवेंचर करता है, हम अज्यूम करते हैं अगर वो करता है, तो आप देखिए कि सबसे ज़्यादा उसे फिर आलमी सतह पर हजीमत का सामना होगा, क्योंकि अमेरिका और दुनिया भर के ममालिक इस बात को तस्लीम कर चुके हैं कि खित्ते में अमन को जो तबाह कर रहा है, जो नुकसान पहुंचा रहा है वो इंडिया है। तो देखिए, जब आपकी आलमी सतह पर कामयाबी हासिल हुई है, आपको अगर वो गलती करेगा तो आलमी दुनिया जो बैरूनी ममालिक हैं, दुनिया है सबसे बढ़कर अमेरिका, तो वो खुद ब खुद उन्हें सारे एविडेंस उनके पास मौजूद है और वो भारत के खिलाफ मजीद कार्रवाइयाँ होंगी। और दूसरी बात, यह तो हो गया इंटरनेशनली।
अब आप देखिए कि जिस तरह हमने इस जंग में, हमारी पाक फ़ौज ने, मुसल्लह अफवाज ने जिस तरह भारत को हज़ीमत का सामना करवाया है, तो हमारी फ़ौज जो है और बिल्कुल तैयार है। अब तो उनका मोराल बहुत हाई है क्योंकि पूरी कौम की हिमायत उनके साथ हासिल है। अब अगर भारत इस तरह करेगा तो दिफाई तौर पर पाकिस्तान उनको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने की पोजीशन में है, दिफाई तौर पर भी, सिफारती सतह पर भी। इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि इतनी जल्दी भारत कोई उजलत का मुजाहरा करेगा। जहां तक उसके पागलपन की बात है मोदी की, इसको अगर हम देखें तो हम इस बुनियाद पर यह बात करते हैं कि वो कुछ मिस एडवेंचर कर सकता है। देखिए बौखलाहट में आके कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर सोच विचार करके करना चाहें तो उन्हें इस पर पता है कि वो किस पानी में है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर मुल्क के सियासी मामलात को डिस्कस करेंगे। स्टे ट्यून्ड। ये जश्न का दिन है, एहतजाज का दिन नहीं है। 14 अगस्त को हम जश्न मनाएंगे, एहतजाज नहीं। और कहीं ना कहीं एहतजाज भी होगा। पीटीआई की रैलियाँ निकलेंगी, हल्का फुल्का बैरिस्टर गौहर साहब इस बात का इंदिया भी दे चुके हैं। लेकिन रिजवान रज़ी साहब, कल जब मैं ये सवाल राना सलमान साहब के हवाले से आपसे पूछ रही थी तो आपने एक मशवरा दिया था। मुझे लग रहा है कि वो मशवरा कान लगाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है ना सुना है। तो अब मुझे ये बताइएगा, कहीं ना कहीं राना सनाउल्लाह साहब की बातों का भी उन्होंने मान रख लिया कि चलें आप 13 को कर ले, 15 को कर ले, 16 को कर लें, लेकिन वो 14 को जो कर रहा है वो वाला बिलखुसूस ज़रा आपका मशवरा था। अब मुझे ये बता दीजिए, ये तो 14 अगस्त को आज़ादी के तरीके से मनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन अब पीटीआई को रैलियाँ निकालने की आज़ादी मिलेगी या नहीं मिलेगी इस हुकूमत की तरफ से? देखिए, 14 अगस्त को तमाम लोग घरों से निकले होते हैं और शाम के वक्त तो बहुत सारे अहबाब निकलते हैं। बल्कि सलमान अहमद साहब तो मुझे फ़ोन करके कहा करते हैं कि आजा बाहर निकलने हैं। ठीक है ना। आमीन 14 अगस्त वाले दिन एक सेलिब्रेशन होती है, उसमें 13 अगस्त की रात से शुरू हो जाती है। हाँ, और 13 अगस्त और 14 अगस्त दोनों, मुझे याद है कि मैं माल के इस तरफ रहता था और दफ्तर मेरा परली तरफ था। अच्छा। तो मॉल रोड क्रॉस करना मुश्किल हो जाता था कि इधर से क्योंकि वो कंटिन्यूसली ट्रैफिक बम्पर टू बम्पर चल रही होती थी। ये आज से मैं आपको 30 साल 25 साल पहले की बात बता रहा हूँ। अब तो डिजिटल दौर आ गया ना, अब तो लोगों ने साथ में सेल्फी भी बनानी होती है और वीडियो भी बनानी होती है। ये जो पीटीआई ने अपने इस फैसले पर नज़रसानी की है, मैं इसे एक बहुत मुस्बत बात समझता हूँ। इसका मतलब है कि पीटीआई दूसरों की बात सुनने के लिए तैयार कर ली, हुकूमत अपने रवैये पे मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि इसका मतलब है पीटीआई डायलॉग करने के लिए भी तैयार है। अगर वो बात सुनने के लिए तैयार है तो वो डायलॉग करने के लिए भी तैयार है। उसका जिक्र बैरिस्टर गौहर साहब कर भी चुके हैं। और आज तो पार्लियामेंट के फ्लोर पे कह भी दिया गया स्पीकर की तरफ से और वजीर कानून दोनों ने कहा कि जी आप हमारे साथ बैठें और हम उन्होंने बातचीत की सजेशन पेश की। उन्होंने कहा आप हमारे साथ बैठ जाएं, चलें। वो पार्लिमानी अमूर के लिए बैठेंगे, लोगों के इस्तेहकाक के लिए बैठेंगे, या जो इस्तेहकाक मजरू हुआ है मेंबरान का, तो बात आगे भी चल पड़ेगी ना। सही। ठीक है ना। तो इसलिए मैं तो इसे बहुत खुशआइंद समझता हूँ पाकिस्तान में सियासत के हवाले से। ठीक है। इससे पार्लियामेंट मजबूत होगी, जमहूरियत भी मजबूत होगी और जमहूरी पार्टियां भी मजबूत होगी। ठीक है। सलमान आबिद साहब कहते हैं कि कुछ लो और कुछ दो की पॉलिसी होती है। अगर पीटीआई ने अपने रवैये पर नजरसानी की और एहतजाज को आज़ादी के जश्न में तब्दील करने का फैसला किया है, तो कहीं ना कहीं अब आपको लगता है कि हुकूमत को भी थोड़ी बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी का मुजाहरा करना पड़ेगा? क्योंकि वो मैं इसलिए भी बात कर रही हूँ, जैसे स्पीकर साहब की भी गुफ्तगू यहाँ पर कोर्ट की, वफाकी वज़ीर कानून साहब जो है उनकी भी मुज़ाकरात की पेशकश को कोर्ट किया अभी रिजवान रज़ी साहब ने। तो फिर दूसरा स्टेप तो बाद में ही लिया जाएगा ना, जब आप पहले स्टेप की तरफ कुछ थोड़ी बहुत लचक का मुजाहरा करेंगे। देखिए ना, हुकूमत तो इतना मुस्बत रवैया इख्तियार किए हुए है माशाल्लाह। पीटीआई के लोगों को 10-10 बरस की और 5-5 बरस की सजाएं सुना रही है, बाटा रेट के ऊपर सजाएं सुनाई जा रही हैं। उसमें नौजवान भी हैं, उसमें खवातीन भी हैं, उसमें पीटीआई के सीनियर रहनुमा भी हैं। एक बात। दूसरी तरफ यह है कि उनको जलसे जुलूस करने की कोई इजाज़त ही नहीं है। 5 अगस्त को भी उन्होंने डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया से भी लाहौर और इस्लामाबाद में इजाज़त मांगी, अदालतों से भी मांगी, उनको जगह नहीं मिली। सियासी सरगर्मियाँ तो उनकी सस्पेंड है। और ये पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख का पहला वाक़या है कि जहाँ सेनेट का अपोजिशन लीडर, पंजाब असम्बली का अपोजिशन लीडर, कौमी असम्बली का अपोजिशन लीडर डिस्क्वालीफाई है। और जिस तरह से सज़ाएँ सुनाई गई हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारी अदालतों को तो दाद देनी पड़ेगी कि जो मज़ाक़ा खेज़, यानी एक शख्स पर्दे सोफ़े के नीचे छुपा हुआ है, वो सारी बातें सुन रहा है बानी पीटीआई की, उस साजिश को सुन रहा है, खामोशी से सुन रहा है, कोई उसको देखने वाला नहीं है। अल्लाह दीन का चिराग था, उसको किसी ने देखा नहीं। या कि फैसलाबाद के जो जज हैं उन्होंने फरमाया कि 101 मुलजिम है, मैं इनका अलग-अलग तो इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता क्योंकि सब शामिल होंगे, इसलिए सबको सजाएं सुना देते हैं। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत जो है
उसको भी खुले दिल के मुजाहरा करना चाहिए। देखिए ये जो महाजराई की सियासत है, ये जो टकराव की सियासत है, ये जो अरकान असम्बलियों को नाहिली की सियासत है, ये जो सजाएं सुनाई जा रही हैं, इससे पाकिस्तान की सियासत में जो टकराव है वो खत्म नहीं होगा, तो फिर बल्कि मुझे ये और बढ़ेगा। बताइए, कोई आपको ब्रेक थ्रू होता हुआ नजर आ रहा है? अगर स्पीकर कौमी असम्बली भी और वफाकी वज़ीर कानून भी वो अगर पेशकश कर रहे हैं, देखिए ये मुज़ाकरात की, पेशकश तो शहबाज शरीफ साहब भी करते कर रहे चुके हैं, हैं, हाँ। लेकिन ना उस पेशकश का फायदा क्या हो रहा है? कि आप कौन सा उनको रिलीफ दे रहे हैं? आपको डॉक्टर यास्मीन राशिद को भी रिलीफ देने के लिए तैयार नहीं है, जो कैंसर की पेशेंट है, जो कीमो उनका हुआ है। इसलिए हुकूमत जो मर्जी कहती रहे, मैं इस वक्त किसी किस्म का कोई डायलॉग हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान नहीं देख रहा। और मैं दूसरी बात ये भी कह दूं, हुकूमत के पास तो इख्तियार भी कोई नहीं है। इख्तियार जिनके पास है वो आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूं कि इख्तियार किसके पास है। मुज़ाकरात अगर होंगे तो वो हुकूमत से नहीं होंगे, वो उनसे होंगे। किस हैसियत से सर, कौमी असम्बली के स्पीकर की हैसियत यह है कि उन्होंने तो अपनी पूरी नेक नामी जो है दाव पे लगा दी। माशाल्लाह जिस अंदाज से वो अपना इस वक्त का किरदार अदा कर रहे हैं, उसमें जमहूरियत कहाँ है, उसमें जमहूरी तर्ज अमल कहाँ है, उसमें पार्लिमानी तर्ज अमल कहाँ है? वो तो इस तरह से डील कर रहे हैं जैसे मतलब लोगों को जल्दी जल्दी नोटिफिकेशन भी जारी कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन भी बड़ी फुर्ती में आ गया है। यानी अभी देखिए एक ये सेशन इंसदाद दहशतगर्दी के फैसले हैं, अभी इन्होंने हाई कोर्ट में चैलेंज होना है, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट जाना है। आप पहले से ज़िमनी इलेक्शन करवा के अगर फैसला उनके हक में आ गया तो जो जीता होगा तो ज़िमनी इलेक्शन में क्या उसको वापस ले जाएंगे? यानी अजीबोगरीब मसला पाकिस्तान की सियासत में हो रहा है। आपने अदालतों को मजाक बना दिया है, आपने हुकूमती तर्ज अमल को मजाक बना दिया, आपने पार्लिमानी सियासत को मजाक बना दिया। इसलिए मैं नहीं देख रहा कि इस वक्त कोई ग्रैंड डायलॉग या किसी किस्म की जो बातचीत है हुकूमत और अपोजिशन में, मुझे तो कम से कम होती हुई नजर नहीं आ रही। अनवर साहब मुझे ये बताइएगा, पीटीआई वाले तो जश्न आज़ादी को जश्न आज़ादी के तौर पर मनाना चाह रहे हैं, ये हुकूमत उन्हें आज़ादी से जश्न मनाने देगी? ज़रा एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पॉलिटिकल मैच्योरिटी का मुजाहरा किया है और ये उन्होंने बड़ा अच्छा फैसला किया है कि उन्होंने 14 अगस्त को योम जश्न आज़ादी के तौर पर मनाने का फैसला किया है। देखिए अगर वो एहतजाज करते तो हुकूमत को ये एक और मौका मिलता कि आपने योम पाकिस्तान के मौका पर एहतजाज किया, लोगों को प्रवोक किया, ये तो बहुत अच्छा फैसला है। जो आप बात कर रही हैं, मैं ज़रा सलमान साहब ने अर्ज़ किया जो उन्होंने फरमाया, देखिए जब आपको कोई ख़बर आपके पास हो या फिर आपके पास एक्स्ट्रा मालूमात हो या फिर आपने चीज़ें मैनेज की हों तो आप उस बुनियाद पर फैसले करते हैं। तो ये जो आप ज़मीनी इंतखाबात और इस तरह की चीज़ों की बात कर रहे हैं ना, तो आपको शायद आपके ज़हन के किसी कोने में ये बात होगी कि ये जो फैसले नीचे से हैं ये ऊपर तक रिटेन रहे। एक ये मेरा अपना एक तज्ज़िया है, मुझे लगता है हालात वाक़यात देखकर इस बुनियाद पर शायद कीजिए। दूसरी बात देखिए, अगर स्पीकर कौमी असम्बली ने भी आज बात की, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा ज़रियाब, मैं हमेशा ये बात करता हूँ, अच्छी बात है जमहूरियत में आप डायलॉग कीजिए, मुज़ाकरात कीजिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ एक दूसरे के साथ बैठकर एक दूसरे को रिलीफ देने की बात करें, जमहूरियत की बात करें, आगे बढ़ने की बात करें। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अगर बैठेगी, गवर्नमेंट बैठेगी तो सिर्फ टाइम देन किया जाएगा, ठीक है। लेकिन ये बात समझने की जरूरत है पीटीआई को कि वो अपने मुकदमात बड़े अच्छे तरीके से लड़े, वो पार्लिमान के अंदर किरदार अदा करें, वो पूरा मन एहतजाज करें, वो इन चीज़ों को लेकर चले, वो मल्टीपल ऑप्शंस जो हैं उनको लेकर चले, किसी एक बात पर अड़ ना जाएं। जिस तरह उन्होंने 14 अगस्त पर एहतजाज का फैसला वापस लिया, ये बहुत अच्छी बात है। अब इसको क्रिटिसाइज किया जाए, मैं समझता हूँ कि इस पे उन्होंने जरा बड़ेपन का मुजाहरा किया और उन्हें करना भी चाहिए। मेरा साहब पॉइंट आपका आ गया क्योंकि वक्त कम है मेरे पास। दुशाद साहब मुझे ये बताएगा, पीटीआई ने तो बड़ेपन का मुजाहरा कर दिया, ये हुकूमत अपना दिल खोलेगी? देखिए हुकूमत ने तो पेशकश कर दी है। हाँ ये जरूर है कि मुझे अभी मजाक वाली एक बात सुनने में आई थी, मैं सलमान साहब को याद कर रहा हूँ, ये मजाक हमने कई बार होते देखा है, पहली दफा नहीं हो रहा। अब मसला ये है कि देखिए दोनों तरफ ट्रस्ट डेफिसिट है। अभी भी जब हम बात कर रहे हैं, उन्होंने उनको मुज़ाकरात की पेशकश की है। हो सकता है कि किसी को ऐसा लगता हो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ये कह तो रही है कि वो एहतजाज नहीं करेगी, लेकिन अगर उनको फ्री हैंड दे दिया जाए तो हो सकता है कि वो जश्न आज़ादी के मौके पर भी एहतजाज करना शुरू कर दे कहीं पे। सर ये तो अजम्पशन है ना नौशाद साहब, ये तो अजम्पशन है ना कि ऐसा हो सकता है। पहले एहतजाज करने की इजाजत तो सॉरी एहतजाज नहीं, जश्न आज़ादी मनाने की आज़ादी तो दी जाए। आपने नहीं होने देना, मुझे लगता है ये जो आप इस तरह की देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, कोई किसी को जश्न मनाने से रोक नहीं सकता। किसी के माथे पे नहीं लिखा ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन है, या वो जब तक वो कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं करेगा जिससे ये फील हो कि वो एहतजाज कर रहा है, तो किसी को कोई मामला नहीं है, ना इसको कोई रोक सकता है ना रोकेगा। सही। असल मामला ये है कि अगर आप उस मौके को इस्तेमाल करेंगे, मुझे याद है जो 2014 का धरना है वो 14 अगस्त की रात यहाँ लाहौर से निकला था
और शादरे जाके जो है पीछे से मोटरसाइकिल वाले सारे नौजवान चले गए थे, तो कहा जा रहा था कि बंदे वापस लाए जाएं, हमारे एक दोस्त की ड्यूटी लगी थी, इतने बंदे फौरी तौर पर बचाए जाएं वरना हम आगे नहीं चल सकते। इशू ये है, देखिए हमारी सियासतदान जो जितने भी सियासतदान हैं ये ट्रांसपेरेंट होके शफाफ तरीके से खुले दिल के साथ एक दूसरे से बातचीत नहीं करते। अभी ठीक है। बात की गई कि जो अनवर रजा साहब ने कि ये टाइम गेन करेंगे, ये हर कोई जो है ना वो मार पे है, हर कोई ये कोशिश करता है कि किसी दूसरे को वो गिरा दे, चाहे जिस तरह से भी गिराना पड़े। जब तक ये लोग कुछ बाउंड्स एंड कोई तरीकाकार तय नहीं करेंगे, इस खेल के जो असूल तय नहीं ठीक है, इस खेल के कुछ उस उसूल वक्त और तक ज़वाबित ये तय एक दूसरे करने पे पड़ेंगे। इल्जामात जब तक वो लगाते तय रहेंगे। नहीं हो जाते मामलात आगे नहीं बढ़ सकते। लेट्स सी, कल मेच्योरिटी का मुजाहरा पीटीआई ने तो करते ही हुकूमत क्या करती है 14 अगस्त के दिन। एक ब्रेक लेते हैं, आपको फिर से ज्वाइन करेंगे, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, ख्वाजा आसिफ साहब अपने किए गए ट्वीट पर डट गए हैं, तो जो ब्यूरोक्रेसी का रद्द-ए-अमल था इसके ऊपर वो खासा रायगा जाएगा अब, क्योंकि पुर्तगाल में जायदादें खरीदने वालों के हवाले से उन्होंने ये ऐलान किया है कि वो अब इनके नाम मंजरे आम पर लाएंगे और नाम लेकर उनकी निशानदही करेंगे कि पुर्तगाल में किस किस ने जायदादें खरीदी हैं। लेकिन मेरा सादा सा सवाल ये है कि ख्वाजा आसिफ क्या ये कर पाएंगे, क्योंकि अगर करना होता तो वो खाली महज एक ट्वीट ना 4 सतरों की कर रहे होते। एक मिनट है आप सभी साहिबान के पास। मैं सलमान अहमद साहब आपसे आगाज़ करूंगी। आपको लग सकता है ख्वाजा साहब ये कोशिश कर सकते हैं? देखिए, ख्वाजा साहब की बातों को कुछ ज़्यादा सीरियस ना लिया करें। क्यों? वो जब मुश्किल में होते हैं ना और हाँ। सियालकोट की पॉलिटिक्स में फंस जाते हैं, फिर वो इस तरह के शुलियाँ जो है ना वो छोड़ते हैं। देखिए ना, हुकूमत उनकी है, रियासत उनकी है, निज़ाम उनका है, वज़ीर आज़म उनका है, ब्यूरोक्रेसी उनके मातहत है, सिस्टम उनके मातहत है। भाई, आपकी पिछले 3 साल से जो हुकूमतें हैं, आपने क्या कर लिया? किस जगह पे आपने कोई ब्यूरोक्रेसी की रिफॉर्म्स की? क्या आपने पुलिस रिफॉर्म्स की? क्या आपने अदालती रिफॉर्म्स की? क्या आपने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की? क्या आपने पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की? बैठ के शुगर लगाते रहते हैं। बल्कि इन्होंने तो बाज़ बयानात ऐसे गैर जिम्मेदाराना दे दिए नेशनल सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट में, जिसपे काफ़ी सुबकी का सामना करना पड़ा पाकिस्तान को। तो मैं ये समझता हूँ कि ये कुछ नहीं कर सकेंगे। असल में इनकी नाराज़गी इस वक्त वो जो अपना ADCR जो है ना, वो उनकी परेशानी बने हुए हैं। तो वो जिस वक्त मसला हल होगा वो भी हल हो जाएगा। वो लतीफ़े के तौर पे जब नवाज शरीफ साहब और ख्वाजा आसिफ साहब मिले तो उन्होंने कहा कि देखे ना जी, मेरे काम नहीं होते, तो नवाज शरीफ ने उनको थपकी दी कि फिक्र ना कर ख्वाजा, मेरे कड़े काम हो रहे हैं, मैं भी वेला ही बैठा हूँ। ठीक है, ये वैसे आपने बड़ी मजे की बात की नौशाद साहब, क्योंकि जहां पर जिस शो में बैठ के उन्होंने इस बात के हवाले से इशारा दिया कि नाम सामने लेकर आऊंगा, वहीं पर वो ये गिला करते हुए भी नजर आए कि मोहसिन नकवी साहब को वो अक्सर बारहा कह चुके हैं कि पार्लियामेंट लॉजिस में जो उनका कमरा है, जो उनको मामलात मिले हुए हैं, वे ना उसकी खिड़की के मामलात कुछ बेहतर हैं ना दरवाजे के हैं, वो आज तक ठीक नहीं होती। तो ये बेबसी समझ नहीं आती ख्वाजा साहब की, फिर वो ऐसे बड़े बड़े ऐलानात करें कि मैं नाम लूंगा, बता दूंगा। वो तो आपको पता है, ये भी कह चुके हैं कि ये हाइब्रिड निज़ाम है, और ये जो अभी सलमान साहब ने कहा है तो उसमें से ये तो माइनस हो गया कि उनकी रियासत तो उनकी नहीं है, और हुकूमत हो सकता हो किसी तरह से जिसको वो हाइब्रिड मान लेते हैं। निशात साहब, रियासत भी उनकी है, क्योंकि अक्सर इलेक्शन भी वो उसी रियासत की मदद से ही जीतते हैं, आपको अच्छी तरह पता है। चले वो तो और भी लोग जीतते आए हैं, 2018 में भी किसी ने जीत लिया था, मैंडेट जेड़ा है ना जी वो फिर दुआ आ जाता। ये तो ऐसे ही चलता है, ये तो कभी मामे दी कभी बाबे दी वाला हिसाब है। अब मसला ये है कि देखिए इशू क्या है। इशू ये है कि मेरी नजर में तो ये जो बयान है ये बहुत सोच समझ के दिया गया है। अच्छा। और मैं इस बयान को और तरह से देखता हूँ। इसके बाद जो है मेरी नजर में ब्यूरोक्रेसी के ऊपर एक क्रैकडाउन जरूर होगा, क्योंकि ये जो IMF की जो बात हो रही है ना, IMF ने जो स्टेट, खैर ये तो एक रिपोर्ट है डायग्नोस्टिक, ये कहीं ना कहीं इसके ऊपर आपके जो आपके अरबाब इख्तियार हैं उनसे इनकी ये डायग्नोस्टिक रिपोर्ट बनवाते वक्त या बनाते वक्त डिस्कशंस हो रही हों, जिसकी बुनियाद पर ये बात की गई है। और ये वो तमाम लोग जो अरबाब इख्तियार हैं या जिनकी सियासत, जिसे कहते हैं ना सियासी मुदाखलत या सियासी लेवल पे सिर्फ 2 मिनट रह गए हैं निशात साहब, तौर पर बाअसर सियासी तौर पर बाअसर अफराद है, ये उनका डेटा इकट्ठा करने के लिए ये जो है ना ये इशू क्रिएट किया गया। ठीक है, अनवर रजा भी कल प्रोग्राम के आखिर में यही गुफ्तगू फरमा रहे थे, तो फिर अनवर रजा मुझे ये बताएगा, जो डेटा तश्कील दे रहे हैं वो बताएंगे, निशानदेही करेंगे कि कौन कौन है, या ये ख्वाजा आसिफ के कंधे पर रखकर बंदूक चलेगी? नहीं ज़रियाब, FIA और एंटी करप्शन पंजाब को ये टास्क दिया गया है कि करप्ट ब्यूरोक्रेसी जो है उसकी लिस्टें तैयार की जाएँ। इसमें बहुत सारे जो पॉलिटिशियंस हैं उनको जो उनका रिवेंज था वो भी निकाला जाएगा। एक और बात, जो ADCR की बात की जा रही है सुहेल साहब की, वो उस वक्त RO थे जब ये आम इंतखाबात हुए, और जो आम इंतखाबात में हुआ उस पर मैं जाना नहीं चाहता। और इसके बाद जो ADCR के बाद की बात मैं बताऊं, एक पुर्तगाल के नेशनल हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान गुजरांवाला कामों की से है, उनका नाम है अली सुहेल वर्क।
वो बहुत बड़ी शख्सियत है। वो जो ब्यूरोक्रेसी है ना, उनको शरीयत भी दिलवाते हैं और उनकी इन्वेस्टमेंट भी वहाँ से पुर्तगाल में करवाते हैं। गुज़श्ता बरस उनके भाई की शादी थी तो तमाम ब्यूरोक्रेट्स जो थे वो 3 दिन के फंक्शन पर उन पर मौजूद थे। पर उनकी अहमियत का आप अंदाज़ा लगा लीजिए। और ख्वाजा साहब की जो आपने बात की, जब चट्टा साहब ने इकबाल साहब को अरेस्ट किया तो उन्होंने बहुत सारे, मैंने कल भी आपसे अर्ज की थी, बहुत सारे शुरफा के नाम भी बताए हैं, जिनमें ब्यूरोक्रेट भी हैं, जिनमें सियासतदान भी हैं। अब जब ये इन्वेस्टिगेशन मजीद आगे बढ़ेगी तो वो नाम भी सामने आएंगे। लेकिन FIA और पंजाब की जो एंटी करप्शन है उनको कहा गया कि लिस्टें तैयार करना शुरू कर दीजिए। और एक और बात, पंजाब की एंटी करप्शन जो है वो इस अमल को आगे बढ़ाएगी। लेकिन मुझे ये बता दीजिए रजीज साहब, क्योंकि ख्वाजा साहब कह रहे हैं, मैं तो इसलिए ख्वाजा साहब की बात को कोट कर रही हूँ, वो कौन सा शुभ मुहूर्त निकलेगा कि जब वो नाम लेकर निशानदही करेंगे कि इन लोगों ने जायदादें खरीदी पुर्तगाल में? देखिए, पहले तो वो उस बंदे को तलाश करना चाहिए जिसने सियासी रिश्वत के तौर पे इन साहब को पिंडी से उठा के मरी का DC लगाया था। अच्छा, सियालकोट तो वो बाद में पहुंचे हैं ना, तो वो फिर मेरा मतलब है वो खातून थी जिनका नाम लिया जाता है इस हवाले से। वो PTI के दौर में काफ़ी मारूफ थी। देखिए, मैं आपको एक बात पूरी इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे ऊपर अर्ज कर रहा हूँ। ख्वाजा साहब जो हैं वो इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम कर चुके हुए हैं। उन्होंने भी किया है, अदारों ने भी किया है। ख्वाजा साहब की कम से कम 3 से 4 बैरून मुल्क और यूरोप के दौरे तो मेरे इल्म में हैं। और इसके ये असाइनमेंट आप उन्हें कह लें कि मिली हुई थी या जो कुछ भी था, और जिनके वो आजकल वज़ीर हैं उनकी भी ये ख्वाहिश थी। तो इसलिए ये और इसके अंदर ये जहन में रखिएगा कि अस्करी अफसरान भी शामिल हैं और सिविल अफसरान भी शामिल हैं। लेकिन ये 10% होंगे उस पूरे वॉल्यूम का जो सामने आने जा रहा है, और उसके बाद फिर वो बिजनेसमैन भी होंगे और बाकी और लोग भी। ये पंडोरा बॉक्स किस दिन खुलेगा, लेकिन जिस दिन एक पाकिस्तानी सियासत में वबाल आ जाएगा। इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।